प्रिय भैया बहनों, जैसा कि हम सभी कल पहले और दूसरे पद्यांश का अध्ययन कर रहे थे, आज पुनः उसी क्रम में तीसरे और चौथे पद्यांश का अर्थ देखेंगे। लिखा है, सागर निज छाती पर जिनके अगणित अरण पोत उठाकर पहुँचाया करता था प्रमुदित। भूमंडल के सकल तटों पर नदियाँ जिसकी यशधारा सी बहती हैं अभी निस्वासर। ढूंढो उनके चरण चिन्ह भी पाओगे तुम इनके तट पर। विश्वत रेखा का वासी जो जीता है नित हाँफ हाँफ कर, रखता है अनुराग अलौकिक वह भी अपनी मातृभूमि पर। ध्रुववासी जो हिम में तम में जी लेता है कांप कांप कर, वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण न्यौछावर। यहाँ तक देखेंगे। कह रहा है कि सागर निज छाती पर जिनके, यहाँ इस प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवि ने भारत देश की प्राचीन महिमा का गायन किया है। जिसने देश सेवा में अपना सर्वस्व अर्पित कर दिए। कवि कहते हैं कि यह देश हमारे पूर्वजों का देश है। हमारे पूर्वज ऐसे थे कि जिन्होंने स्वयं समुद्र, पूर्वज ऐसे थे कि स्वयं समुद्र भी उनकी सेवा में तत्पर रहता था। कहने का तात्पर्य यह है कि इस देश में प्राचीन काल में जलपोतों के माध्यम से सारे विश्व में व्यापार होता था। समुद्र भी प्रसन्नता से इस देश के अनेक जहाज़ों को अपनी छाती पर उठाकर धरती के सभी समुद्र तटों पे पहुंचाया करता था। देखेंगे कि सागर निज छाती पर जिनके अगणित अरण पोत उठाकर, अरण पोत का मतलब होता है पानी का जहाज, और सागर निज छाती पर, तो कवि कहते हैं कि इस देश में अनेक जहाज को अपनी छाती पर उठाकर धरती के सभी समुद्र तटों पर पहुंचाया करता था। यानी कहने का तात्पर्य है कि वह अपनी छाती पर असंख्य जहाज़ों को उठाकर प्रसन्न मन से पृथ्वी के समस्त तटों पे पहुंचाया करता था। कह रहा है कि पहुंचाया करता था प्रमुदित। प्रमुदित का मतलब होता है प्रसन्न होकर, प्रसन्न होकर के, प्रसन्न मन से पृथ्वी के समस्त तटों पे पहुंचाया करता था। यहाँ लिखा है कि भूमंडल के सकल तटों पर, सकल का मतलब होता है समस्त, यानी संपूर्ण तटों पर पहुंचाया करता था। कह रहा है कि नदियां जिसकी यशधारा से बहती हैं अभी निस्वासन। इस देश में, आज भी इस देश में रात दिन बहती हुई नदियां मानो इसकी यश की धारा ही हों। नदियां जिसकी यश धारा सी बहती हैं अभी निस्वासर। निस्वासर का मतलब होता है दिन रात
नदियाँ जिनकी यश धारा सी, नदियाँ जिनकी यश धारा के रूप में आज भी उपस्थित हैं। मानो जो उस बात की गवाही दे रहे हों, ढूंढो उनके चरण चिन्ह भी पाओगे तुम इनके तट पर। कभी कहते हैं कि धन्य थे वे हमारे पूर्वज और उनका समर्पण भी अद्भुत था। इन नदियों के तट पर तुम्हें ढूंढने से उस महान भारतीयों के चरण चिन्ह भी अवश्य मिल जाएंगे। कह रहा कि ढूंढो उनके चरण चिन्ह भी पाओगे तुम इनके तट पर। यानी जैसे उनके चरण चिन्ह आज भी नदियों और समुद्रों के उस तट पर मिल जाएंगे, अगर आप ढूंढ कर देखोगे तो आपको अवश्य मिल जाएंगे। कवि ने उन महान लोगों के कार्यों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया है। कवि यहां ये बताना चाहते हैं कि इन महान लोगों ने, इन हमारे पूर्वजों ने इस देश को आगे बढ़ाने में कितना योगदान दिया है। शायद आज भी अगर आप इसे जानना चाहते हैं तो जा करके उनके पद चिन्हों को आप देख सकते हैं। उस तट के किनारे आज भी इनके पद चिन्ह वैसे ही उनके उन कार्यों की गवाही दे रहे हैं। कहा है, इसमें कवि कहते हैं कि अपने पूर्वजों के गुणों का गरिमा पूर्वक गान किया गया है। निश्चित रूप से इन काव्य पंक्तियों में देश प्रेम का भाव मुखरित हुआ है। इसकी भाषा सरल और सुबोध है। रस, जैसा कि कल बताया गया था, बीरस है, और जहाँ बीरस होता है वहाँ गुण ओज होता है। अलंकार, नदियाँ जिसकी यश धारा सी में उपमा अलंकार है। फिर उसी क्रम में आगे देखेंगे, विश्वत रेखा का वासी जो जीता है नित हाँफ हाँफ कर, रखता है अनुराग अलौकिक वह भी अपनी मातृभूमि पर। ध्रुवासी जो हिम्मे तम में जी लेता है कांप कांप कर, वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण निछावर। कवि ने इस काव्य पंक्तियों में बताया है कि मातृभूमि चाहे कितनी भी कष्टकर क्यों न हो, वह फिर भी प्रिय होती है। इसी का इसमें वर्णन किया गया है। आप देखेंगे, कहते हैं, लिखा है कि विश्वत रेखा। विश्वत रेखा का मतलब होता है भूमध्य रेखा। वासी का मतलब होता है निवासी, रहने वाला। अनुराग का मतलब प्रेम होता है। अलौकिक मतलब दिव्य होता है। कहने का तात्पर्य है कि कवि कहता है कि भूमध्य रेखा के प्रदेश संसार में सबसे अधिक गर्म रहते हैं और उस भूमध्य रेखा के प्रदेश में रहने वाले लोग, वहाँ के निवासी गर्मी के कारण हाफ हाफ कर अपना जीवन बिताते हैं। लिखा है कि विश्वत रेखा का वासी जो जीता है नित हाँफ हाँफ कर, वह उन गर्मियों के कारण व्याकुल होकर के भी हाँफ हाँफ करके अपना जीवन बिताता है, लेकिन
रखता है अनुराग अलौकिक, पर वे भी अपनी इस जननी जन्मभूमि से अनंत प्रेम करते हैं। कहने का मतलब यह है कि हाँफ हाँफ कर जीवन व्यतीत करते जरूर हैं, लेकिन उनको उस दुविधाओं में भी किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि अपनी जन्मभूमि से वह बहुत अधिक प्रेम करते हैं और उसके प्रति अपार श्रद्धा का भाव रखते हैं। आप देखेंगे कि आज के वर्तमान परिवेश में ऐसे भीषण गर्मी के क्षेत्रों को लोग त्याग करके अन्य शीतल प्रदेश में जाकर के रहना पसंद करते हैं, लेकिन उस समय के लोग अपने मातृभूमि से कितना प्रेम करते थे। इसका जीता जागता यह उदाहरण है। कह रहे हैं कि ध्रुववासी जो हिम्मे तम में जी लेता है कांप कांप कर, वह भी अपनी मातृभूमि पे कर देता है प्राण निछावर। ध्रुव प्रदेशों में बर्फ जमी रहती है, हमेशा बर्फ आच्छादित रहता है और वहां के लोग सर्दी से ठिठुरते कांपते अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ध्रुववासी इसी मतलब कहने का तात्पर्य है कि एक भूमध्य रेखा के प्रदेश भी हैं तो एक ध्रुव प्रदेश भी हैं, जहां हर समय बर्फ जमी रहती है, असहनीय सर्दी पड़ती है, शायद जिसको आप सहन न कर पाएं, और कोहरे के कारण रात का भ्रम होने लगता है, किंतु वहां के निवासी भी अपने जीवन की उस यातनाओं और विपदाओं को भी सहते हुए, लिखा है कि कांप कांप करके अपना जीवन उसी प्रदेश में व्यतीत करना पसंद करते हैं। ठिठुरते कांपते हुए जीवन व्यतीत करते हैं, वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण निछावर। त्रिपाठी जी कहते हैं कि वे भी अपनी मातृभूमि के लिए प्राण बलिदान करने को तत्पर रहते हैं। वास्तव में मातृभूमि के प्रति प्रेम तो सहज स्वाभाविक होता है, क्योंकि उनमें अपने देश और मातृभूमि के प्रति अटूट प्रेम होता है और उसकी रक्षा के लिए वे सदैव तत्पर रहते हैं। इसी तरह का अनुराग हमारे भी मन में अपने इस देशवासियों और देश के प्रति होना चाहिए, क्योंकि यहाँ कहा गया है कि जननी जन्मभूमस्य स्वर्गादपि गरीयसी। जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान होती है। निश्चित रूप से हमारे देश के इस महान लोगों ने इन सबके कठिनाइयों के बावजूद भी अपने मातृभूमि के प्रति जो प्रेम है, जो निष्ठा है, जो अनुराग है, उसको नहीं छोड़ा। इस पूरे काव्य में मातृभूमि के प्रति स्वाभाविक प्रेम का उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। भाषा सरल सुबोध भाषा है, अलंकार अनुप्रास और पुनरुक्त अलंकार है, रस बीरस है, गुण ओज गुण है। आज के दिन इतना ही। धन्यवाद।